हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 का 2 टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है वो क्लियर करेंगे। और लीनियर इक्वेशन में हम लोग लीनियर इक्वेशन किन किन मेथडों से हम लोग बनाते हैं, आज मेथड पढ़ेंगे। मेथड के बाद जो है हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि हमारे चैप्टर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जो हमारे सेशन पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अगर a1 बाय a2 नहीं बराबर होगा b1 बाय b2 के, तब हमने कहा था ग्राफिकल वैल्यू जो होगा इसका प्रतिच्छेदी होगा, यानी क्रॉसपॉन्डिंग होगा। कैसा होगा? क्रॉसपॉन्डिंग होगा। फिर हमने कहा था कि अलजेब्रिक वैल्यू क्या होगा इसका। अलजेब्रिक वैल्यू हमने कहा था ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। और इसमें हमने संगत असंगत की बात करी थी कि संगत असंगत क्या होगा, यानी कि कंसिडेंट या नॉन कंसिडेंट में क्या होना चाहिए। तो संगत कहते हैं कंसिडेंट को और नॉन संगत कहते हैं अनकंसिडेंट कहते हैं असंगत को। तो 3 कैटेगरीज पढ़ी थी हमने कि एक होगा ग्राफिकल वैल्यू, दूसरा अलजेब्रिक वैल्यू, तीसरा कंसिडेंट या नॉन कंसिडेंट होना चाहिए या नॉन कंसिडेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या था कि सबसे पहला जो ग्राफिकल वैल्यू होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, है ना। इंग्लिश में कहे तो क्रॉसपॉन्डिंग। दूसरा, अगर हम लोग ग्राफिकल वैल्यू की बात करें तो इसका ग्राफिकल वैल्यू क्या रहा था? केवल एक हल, केवल एक हल आ रहा था इसका, है ना। फिर अगर हम इसमें संगत असंगत की बात करें, कंसिडेंट या अनकंसिडेंट की बात करें, तो इसमें संगत वैल्यू आ रही थी। तो सर संगत है क्या? सबसे पहले ये समझे कि संगत है क्या। और हमने कल लास्ट वीडियो में हमने ये भी कहा था कि संगत कहेंगे किसे। तो संगत उसे कहते हैं जिसका कोई ना कोई हल निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। जिसका कोई हल नहीं निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे, यानी कि अनकॉन्सिडेंट कहेंगे। क्लियर है? तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी थी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने पढ़ी थी कि a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के। फिर c1 बाय c2 बराबर होगा, ठीक है। यानी तीनों आपस में बराबर होगा। a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, और c1 बाय c2 ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तब ऐसे केस में हम लोगों ने कहा था कि ये कैसा बनना चाहिए। तो पहला तो हमने कहा था कि ग्राफिकल वैल्यू जो होगा इसका संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती। पहला इसका हो जाएगा संपाती। ग्राफिकल वैल्यू जो होगा संपाती होगा। अगर हम लोग अलजेब्रिक वैल्यू की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल निकल रहा था, और जब किसी चीज का हल निकल जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। एक लास्ट प्रॉपर्टी आज हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कितने मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए थर्ड टॉपिक जो है आपका, थर्ड टॉपिक है कि अगर a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, ठीक है ना, और ये दोनों नहीं बराबर होगा c1 बाय c2 के, तब आपका क्या होना चाहिए? तब अलजेब्रिक वैल्यू, हाँ, ग्राफिकल वैल्यू और कंसिडेंट होगा या नॉन कंसिडेंट यानी नॉन कंसिडेंट होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 2 इक्वेशन होगा। इक्वेशन का नाम क्या होगा? एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन लेंगे। a1x प्लस b1y, चलिए y, b1y प्लस c1, ये एक इक्वेशन होगा। ये एक इक्वेशन 1 होगा। अगर दूसरा इक्वेशन a2x
प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 और ये दूसरा इक्वेशन होगा, तब आप कहेंगे कि अगर इस दो इक्वेशन में ये इक्वेशन किस तरीके से दिया रहेगा, a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के और नहीं बराबर होगा c1 बाय c2 के, तब आपको बताना है इसका पहले ग्राफिकल वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें तीन कंडीशन बात करेंगे। ग्राफिकल वैल्यू, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक वैल्यू। अलजेब्रिक वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका संगत असंगत, ठीक है ना। संगत असंगत, इसको हिंदी में लिख देते हैं। इसमें कंसिडर्ड नॉन कंसिडर्ड लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको शॉर्ट में संगत असंगत ही कर देते हैं हिंदी में। अगर इसका इंग्लिश लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। संगत असंगत, है ना। इंग्लिश आपका ऐसे भी स्क्रीन पे आता होगा, कॉन्सिडेंट या नॉन कॉन्सिडेंट होना है या नहीं होना है। चलिए बात समझिए आप लोग कि अगर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। अगर दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर इस तरीके का है, फिर अगर कहे कि कंडीशन कैसा हो कि a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, c1 बाय c2 के बराबर होगा, तब आपको ये बताना है कि इसकी ग्राफिकल वैल्यू क्या होगी, इसकी अलजेब्रिक वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्राफिकल वैल्यू की बात करें तो समांतर होगा। क्या कहलाएगा? समांतर। समांतर रेखाएं, ठीक है ना। समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन होगा। कैसा होगा? पैरेलल लाइन होगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, एक्स और वाई पे ग्राफ बनाएंगे, या तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, या तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना, या ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, लेकिन एक रेखा दूसरे रेखा के क्या होगा? समांतर होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। कब पैरेलल होगा ग्राफिकल वैल्यू? जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर होगा और नहीं बराबर होगा c1 बाय c2 के। तब ऐसे केस में हम लोगों ने क्या देखना है कि इसकी जो ग्राफिकल वैल्यू आएगी वो समांतर आएगी, है ना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? इंग्लिश वाले लिखेंगे पैरेलल। अच्छा, अलजेब्रिक वैल्यू क्या आना है इसका? अलजेब्रिक वैल्यू आएगा कोई हल नहीं, है ना, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है ना। उसके बाद कोई हल नहीं, फिर उसके बाद आपका है कंसीडर्ड होगा, यानी कि संगत होगा या असंगत होगा, कॉन्सिडेंट होगा या अनकॉन्सिडेंट होगा। तब आपने देखा कि इसमें कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? असंगत वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगा? इस तरीके की इक्वेशन को जो हम लोग असंगत कहेंगे। बार बार ओ देना भूल जाते हैं, असंगत, ठीक है। कैसा कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए फिर से एक बार हम समझाते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि अगर दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन है a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके का दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कंडीशन क्या आ जाए कि a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 के, और c1 बाय c2 नहीं बराबर हो इन दोनों के, है ना। तब आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफिकल वैल्यू आएगा, जब आप ग्राफ बनाएंगे ऐसे इक्वेशन का, तो इस तरीके के इक्वेशन का ग्राफ जो है हमेशा जो है कैसा बनेगा? समांतर बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा एक दूसरे के, ठीक है। फिर अगर इसका अलजेब्रिक वैल्यू निकालना चाहें, अलजेब्रिक वैल्यू क्या? जिसका x और y का अगर मान निकालना चाहें आप, तो x और y का कोई हल नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर अगर इस तरीके के, अगर ये इस तरीके का इक्वेशन है और ये कंडीशन है, तब ऐसे
इक्वेशन को हम लोग कंसीडर्ड कहेंगे या अनकंसीडर्ड कहेंगे, तो इसे हम लोग अनकंसीडर्ड कहेंगे यानी कि असंगत कहेंगे। क्लियर है? आई होप समझ रहे हैं आप मेरी बात यहाँ तक। चलिए, अगर यहाँ तक मेरी बात आप समझ रहे हैं तो चलिए आप इसे उतार ले, फिर हम लोग बात करेंगे कि कितने मेथड से इसे हम लोग बना सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे किस विधियों से हल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है कि रैखिक समीकरण के युग्म को किस किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो पहला है आपका ग्राफ विधि, जो कि हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाना सीखेंगे। और ग्राफ विधि ज्यादा भारी नहीं होता है, एक मेथड है, एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन बनना है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है ग्राफ, तो ग्राफ में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको ग्राफ विधि से हल करना है। दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखिए, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद विर्ज गुणनखंड विधि। ठीक है, इंग्लिश वाले जो है इंग्लिश में भी आपका आता होगा। तो प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं हम लोग, विलोपन विधि को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, और विर्ज गुणन विधि को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड। ठीक है ना, जो आपके स्क्रीन पे भी होगा, आप देख सकते हैं, या जैसे फेयर करना है वो फेयर कर लें। तो सबसे पहला क्या है, ग्राफ विधि से आप इसे हल करेंगे कि एक ग्राफ होगा और ग्राफ पे हमें उसे हल करना है। तो ग्राफ पे किस तरीके से हल करेंगे, जो हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म को कितनी विधियों से हल करना सीखेंगे। तो पहला जो है ग्राफ विधि है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा जो है विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड, और चौथा जो है आपका विर्ज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीपल मेथड्स। ठीक है ना। उसके बाद जो है ग्राफ विधि में हमने 3 कंडीशन पढ़ा। पहला कंडीशन पढ़ा कि a1 बाय a2 नहीं बराबर होगा b1 बाय b2 के। ठीक है ना, जिसमें हमने देखा कि क्या आएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। तीसरा मेथड हमने पढ़ा कि अगर a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के। ठीक है ना, और नहीं बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होगा c1 बाय c2 के, तब हम इसे किस रूप में पढ़ेंगे, संपाती पढ़ेंगे। संपाती का मतलब यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या होगा, ओवरलैप होगा। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 के, ठीक है, और नहीं बराबर होगा c1 बाय c2 के, तब आपने क्या देखा कि ऐसे केस में हमें पढ़ना है, हाँ, समांतर पढ़ना है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, यानी यहां क्रॉसपॉन्डिंग लाइंस पढ़ना है हमें। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ना है, पैरेलल लाइन पढ़ना है, और इसे हम लोग कंसिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है ना। तो 3 मेथड्स से हम लोग ग्राफ विधि को हल करना सीखेंगे। और उसके बाद जब ग्राफ विधि हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग आएंगे प्रतिस्थापन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे तब अच्छे से सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड बनता कैसे है और इसे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद विलोपन विधि, इसको भी जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब सीखेंगे कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है। फिलहाल आपको जो है फेयर कर लेना है इस तरीके से कि रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधि, है ना, यानी लीनियर इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने मेथड से सॉल्व करेंगे, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला है ग्राफिकल, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, और चौथा जो है आपका वो क्रॉस मल्टीपल मेथड है। ठीक है ना। तो आप पहले इस मेथड्स को उतार लें, फिर हम लोग ग्राफ का जो है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फिर हम लोग उसको लेते हैं और अपने ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आप इसे भी जल्दी से उतार लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। तो पहला 3.1 का जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है। ठीक है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम से ही स्टार्ट है आपका ग्राफ। आपको मैं से इक्वेशन में चेंज करता हूं, आपके लिए ये होमवर्क होगा
कि आप इसे ग्राफ में बना करके और उस ग्राफ का स्क्रीनशॉट में भेजना है, ठीक है ना। तो पहले चलिए इसका इक्वेशन किस तरीके से बनता है वो हम लोग बात कर लें। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। चलिए, जब भी हम आयु का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो आयु के क्वेश्चन में हमेशा आप देखते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पश्चात, या 2 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पश्चात, यानी कि आप पास्ट और प्रेजेंट की, पास्ट और फ्यूचर की बात देखते हैं। क्या हमेशा कहता है कि पास्ट में 2 साल पास्ट चले जाइए या 2 साल फ्यूचर में चले जाइए, तो मेरी उम्र इतनी थी, आपकी उम्र इतनी थी। इस तरह का क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा है। तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मान लीजिए कि आप यहां खड़े हैं प्रेजेंट में, ठीक है ना। आप कहां खड़े हैं? प्रेजेंट में खड़े हैं। ये आपका पास्ट है पीछे, और ये आपका क्या है? फ्यूचर है, ठीक है ना। और इस जगह जो है आपकी आयु है 24 ईयर। कितनी ईयर है? 24 ईयर एज है आपकी। तो जब आपकी 24 साल एज आपका प्रेजेंट ईयर में आपका उम्र हो रहा है, प्रेजेंट में कितना है? 24 साल। तो आप जैसे ही 3 साल पीछे जाएंगे, कहा? 3 साल पीछे जाना है। पीछे का मतलब आपको पास्ट में जाना है। तो क्या मेरा उम्र बढ़ेगा या घटेगा? तब आप कहेंगे उम्र मेरा घटेगा। घटेगा मतलब कि अगर आप 3 साल पीछे जा रहे हैं तो 24 में से 3 माइनस करेंगे ना। तो 24 में से 3 माइनस करेंगे, उस समय 3 साल पीछे अगर जाए तो 3 साल पीछे मेरा उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। अगर हम पास्ट की तरफ, फ्यूचर की तरफ चले जाएं, किधर चले जाएं? फ्यूचर की तरफ। और फ्यूचर की तरफ अगर हम लोग 4 साल बढ़ जाते हैं, कि अगर हम बात करें कि 4 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, तो क्या ये एज मेरा जैसे का तैसा 4 साल रखा रहेगा? नहीं। 4 साल जब आप बढ़ेंगे आगे, तो ये जो अभी आप प्रेजेंट में 24 साल हैं, और 4 साल आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। आप 24 साल जैसे के तैसे तो नहीं रहेंगे। आपकी एज जैसे ही ईयर आपका, जैसे ही आप बर्थडे मनाते हैं तो 1 साल उसमें इंक्लूड कर देते हैं, है ना। फिर बर्थडे मनाते हैं, 1 साल इंक्लूड कर देते हैं। तो 4 साल जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप, इसका मतलब आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमने सीखा यहाँ पर कि जब भी पश्चात की बात करेंगे, है ना, पास्ट की बात करेंगे, तो उसमें माइनस करना है। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे, हाँ, बाद की बात करेंगे, तब वहां पे ईयर को आपको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड जो करना है, जो कहने वाला होगा उसमें भी ऐड करना है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पुत्र की आयु, तो मैं जो कहने वाला हूं, मेरे ईयर में, मेरे एज में भी उतना ही साल माइनस होगा जितना मेरे पुत्र के आयु में, पुत्र के एज में माइनस होगा, ठीक है ना। तो माइनस जो है आपका दोनों के एज में होगा। जो वक्ता है, जो कहने वाला है, उसके एज में भी, और जो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके ईयर में भी, उसके एज में भी क्या होगा? माइनस होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? ये मेथड आप समझ गए। इस चीज को आप याद रखें, कभी भी आपसे आयु को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, इस चीज को आपने अगर अच्छे से सीख लिया, तो हम लोग पहला जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा ये देखेंगे। पूरे लीनियर इक्वेशन में आपको 2 चीजें दी जाएंगी। हमेशा 2 थिंग्स के बारे में बात होगा, है ना। या आपसे कहेगा एक सेब, हाँ, एक बनाना, यानी कि सेब के बारे में भी गप हो रहा है, बनाना के बारे में भी, एप्पल और बनाना दोनों के बारे में गप हो रहा है। अगर बात करेंगे आयु की, तो जो कहने वाला है वो अपने बारे में भी गप करेगा, और दूसरों के, यानी अपने पुत्र के बारे में, अपनी पुत्री के बारे में, सिस्टर के बारे में, या ब्रदर के बारे में, किसी के भी बारे में। तो कहने वाला अपने बारे में भी बात करेगा, और अपने कजन या अपने डॉटर, सिस्टर, किसी के बारे में बात करेगा। यानी कि आपने देखा कि 2 थिंग्स का होना जरूरी है। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा 2 थिंग्स होगा। अगर बैट होगा तो बॉल के बारे में जिक्र होगा, सिर्फ और सिर्फ बैट की कॉस्ट के बारे में जिक्र नहीं होगा। कहेगा कि 1 बल्ला 5 बॉल लें। तो यहाँ पे हमेशा पूरे लीनियर इक्वेशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है, या आप अपने एग्जाम हॉल में भी बैठे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे हमेशा वहां पे 2 रिलेशन निकलेगा, है ना। बेटा का बाप के साथ,
है ना। माता का पिता के साथ अगर कोई थिंग्स की बात करें तो दो, एक किताब होगा तो कॉपी का भी कॉस्ट होगा, है ना। चेयर का कॉस्ट होगा तो टेबल का भी कॉस्ट होगा, कुछ ना कुछ उसमें दो कॉस्ट के बारे में बात किया जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो है आपका दो चीजों के बारे में बात हो रहा है। पहला जो कहने वाला है, आफ्ताब जो है वो वक्ता है, वो कह रहा है, वो किसके बारे में कह रहा है, अपने पुत्र के बारे में, यानी दो आदमी के बारे में कह रहा है, यानी दो आदमी के आयु के बारे में बात हो रही है। तब हम लोग मानेंगे माना आफ्ताब की आयु बराबर x, ठीक है। क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, तो पहला वेरिएबल x होगा, दूसरा वेरिएबल y होगा। अगर आपका मन कर रहा नहीं x y नहीं लेंगे तो यहाँ पर आप u ले लिए या z ले लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया, माना आफ्ताब की आयु जो है वो क्या है, वो x है। फिर हमने इंग्लिश वाले लिखना चाहे तो लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x, है ना। लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x। उसके बाद फिर मानेंगे कि माना आफ्ताब की पुत्र है या पुत्री है, पुत्री है, पुत्री का मतलब डॉटर, पुत्री की आयु बराबर y, ठीक है। तो पहला हमने x मान लिया और दूसरा हमने y मान लिया, ठीक है। अब आएंगे हम लोग जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या लिखे हम लोग प्रश्न अनुसार। सर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार। देखिए ऐसा लिख देते हैं आप तो वो एग्जामिनर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो क्वेश्चन को देखे और समझे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप डायरेक्ट लिख देंगे क्वेश्चन या डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे तब थोड़ा एग्जामिनर को दिक्कतें होती हैं और नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार। तो पहला हमसे स्टेटमेंट जो कह रहा था, पहला स्टेटमेंट क्या आपका, 7 वर्ष पूर्व मैं अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व यानी x भी होगा और y भी होगा, यानी आफ्ताब की भी आयु होगी और आफ्ताब की पुत्री की भी आयु होगी। तो दोनों में क्या होगा, 5 वर्ष माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 वर्ष माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है दूसरा, उसी में कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का होगा, है ना। कितना, 7 वर्ष पूर्व, हमने 5 वर्ष पूर्व दिया ना। चलिए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का होगा। तो 7 वर्ष पूर्व, तो जितना साल पीछे जाएंगे उतना साल दोनों की आयु में हमने माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि मैं आफ्ताब तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुना होगा। अब देखिए हमने दोनों को इक्वल टू में किया ना, कि अगर ये 7 गुना ज्यादा था, अगर ये 7 गुना ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी पुत्री को बैलेंस करने के लिए इससे 7 से गुना करना होगा, है ना। ज्यादा कौन है, ज्यादा तो आफ्ताब होगा ना, लेकिन दोनों को हमने किसके इक्वल, दोनों को इक्वल किया ना। तो इक्वल कब होगा, अगर ये 7 गुना ज्यादा था तो इसको इससे 7 से गुना करना होगा। कभी भी ये नहीं करना है कि अगर आफ्ताब 7 गुना है तो यहाँ 7 से गुना करना है, क्योंकि आपने यहाँ दोनों को इक्वल टू के बराबर किया, दोनों को बराबर कर दिया है ना। x माइनस 7 y माइनस 7 और बीच में इक्वल टू लगा है, इसका मतलब दोनों बैलेंस है। दोनों बैलेंस कब होगा, कि ये कह रहा है कि मैं 7 गुनी आयु, मैं 7 गुना था तो 7 गुना ये था, इसको बराबर करने के लिए इससे 7 से गुना करना होगा। चलिए अगर यहाँ तक आप मैं फंडा समझ चुके हैं, बात समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्लियरली एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया 7x और ये 7 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7y हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -49 750। क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में दिया रहता है, a1x प्लस b1y, यानी a और x और y दोनों क्या होगा, एक तरफ होगा, तो x और y को एक तरफ कर लें,
तो x तो पहले ही से था, ये लेफ्ट से राइट आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, और नंबर को नंबर की तरफ रहने दें क्योंकि 49 पहले से इस तरफ है और नंबर को नंबर की तरफ करना, तो इस नंबर को दाएं से बाएं तरफ ले आएंगे तो ये प्लस से माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ की इक्वेशन बन के तैयार हुआ 7y माइनस, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 42, ठीक है ना, माइनस ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन के तैयार हो गया। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप इक्वेशन 1 में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करें, फिर से समझाएंगे। पहला क्या था, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है यानी कि पीछे जाना है, तो पीछे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, आपकी आयु में और आपके पुत्री की आयु में दोनों में क्या होगा, 7 साल माइनस होगा, घटेगा, तो दोनों में 7 साल माइनस कर दिया। अब कह रहा है आफ्ताब मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, तो जब मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और दोनों को इक्विवेलेंट करना है, इक्वल करना है, तो ये ज्यादा था तो इसमें 7 से गुना करना होगा, ठीक है। फिर वहां से हमने सिंपली इक्वेशन तैयार किया, इसको इससे गुना किया तो 7y, इसको इससे गुना किया तो -49, 7×7 = 49 हो गया। तो x और y को एक तरफ कर दिया, ये दाई तरफ था, है ना, ये इस तरफ था, तो ये दाई से बाई तरफ, ये बाई से दाई तरफ आएगा, तो ये प्लस था तो प्लस से माइनस हो गया। जब ये इस तरफ आया तो यहाँ कौन बचा, यहाँ से 49 बचा और संख्या को संख्या की तरफ कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन बनकर तैयार हुआ जिसे हमने कहा इक्वेशन 1। अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो चलिए इक्वेशन 1 को आप उतार लें, फिर मैं इक्वेशन 2 को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आइए देखते हैं इक्वेशन 2 किस तरीके से बनेगा। इक्वेशन 2 को बनाने के लिए आपको सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार या अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि x और y दो तो है, ये हो गया आपका आफ्ताब, ये हो गया आफ्ताब की पुत्री। 3 वर्ष बाद में हमने कहा था कि आयु उतना ऐड करना है, उसने जितना आफ्ताब में करना उतना उसकी पुत्री में भी करना है। अब कह रहा है कि आफ्ताब मैं तुमसे 3 गुनी आयु का बड़ा था, मैं तुमसे 3 गुनी आयु बड़ा था, तो आफ्ताब बड़ा था, तो दोनों का इक्वेशन हमने जब इक्वल कर दिया तो दोनों को बराबर करने के लिए किससे गुना करना होगा, कि आफ्ताब की पुत्री की आयु से गुना करना होगा, ठीक है ना। फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा तो 3y, ये हो जाएगा फिर 3 3 जा 9, x और y को एक तरफ कर लेंगे। चलिए यहाँ कुछ जगह बच जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, फिर ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद देखेंगे आएगा 6, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 ये था और ये इक्वेशन 2 था। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग इसे ग्राफ में कैसे बदलेंगे और ग्राफ का पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं वो भी सीखेंगे। तो आज पहले ये समझिए कि आपने यहाँ तक बात समझा कि नहीं। आपसे कह रहा था कि आफ्ताब और आफ्ताब की आयु, पुत्री की आयु हमने दोनों को इक्वल टू लिख दिया। फिर कह रहा है कि उसकी मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व है पूर्व कह रहा है, सॉरी बाद कह रहा है तो ऐड करेंगे, तो 3 साल इसमें ऐड करना है, 3 साल इसमें ऐड करना है, यानी कि आफ्ताब की आयु में भी और आफ्ताब की पुत्री की आयु में भी आपको ऐड करना है, ठीक है। और आफ्ताब 3 गुना बड़ा है, जब आफ्ताब 3 गुना बड़ा है तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु को दोनों को तो हमने इक्वल कर दिया ना, तो जब ये बड़ा है तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें उसकी पुत्री की आयु में 3 से गुना करना होगा, ठीक है। फिर वहां से हमने रिलेशन निकाला, वहां से फिर एक इक्वेशन बनकर तैयार हुआ।
तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसे हम लोग मिटा देते हैं और जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए पहले हम जो है इक्वेशन 2 को यहाँ लिख देते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2 हो गया। चलिए फिर उसके बाद जो आपको करना है ग्राफ के लिए, सबसे पहले आपको समीकरण 1 जो है यानी इक्वेशन 1 जो है उसी इक्वेशन 1 का आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 जो है आपका x माइनस 7y इक्वल टू -42। अब ऐसे केस में आप क्या करें, जब आपको ग्राफ निकालना होगा तो x को या y को आप अकेला कर लेंगे। किसको अकेला करना है, x को या y को आपको अकेला कर लेना है। अकेला करने का मतलब है कि x अगर दाईं तरफ है तो y को बाईं तरफ भेज देना है, ठीक है, नंबर को और y को दोनों एक तरफ। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि किसे भेजें। कोशिश ये करिए कि उस नंबर को, हाँ, उस संख्या को दाईं से बाईं तरफ भेजें, उस चर को दाईं से बाईं तरफ भेजें जो जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट गुना में ना हो, है ना, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट गुना में नहीं हो। जैसे आपने देखा y के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक जो है वो 7 है ना। तो अगर इसको आप अकेला रखेंगे तो फिर y को अकेला करने के लिए 7 को भी डिवीजन में भेजना होगा। तब ये क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में आ जाएगी। तब आप इसे निकालने में बड़ी ही दिक्कत होगी। चलिए दोनों तरीके से बताते हैं। पहला जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझिए कि आपको क्या करना है। मान लिया कि ये 7 माइनस 7y है, आपको इसको इसी तरफ रखना है। 42 पहले से था, है ना। अब x को इधर से इधर लेके आए तो ये माइनस हो गया। तब आप क्या कहा, हमने क्या कहा कि x को या y को अकेला करना, तो अपने y को अकेला रखा है। तो जो नंबर गुना में है उसको तो दाईं से बाईं तरफ भेजेगा ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस ये डिवीजन में चला जाएगा, है ना। तब आप जो वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, या कुछ आप ऐसी वैल्यू रखें, सोचने में कठिनाइयां होंगी, जो कि दोनों ऐसी वैल्यू यहाँ पे माइनस होकर के या प्लस होकर के 7 से कट जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। लेकिन आपको ख्याल किस बात का रखना है कि यहाँ देखिए x के साथ जो है कोई कोएफिशिएंट नहीं है, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप x को वैसे ही रहने दें। आप y को दाईं से बाईं तरफ भेज दें। तो 42 था, ये इधर से इधर आया तो किधर हो गया, प्लस 7y हो गया, है ना। तब आप क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 3 कह देंगे, इक्वेशन 3। अब यहीं से आपको ग्राफ का पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। अब आप क्या करें कि x बराबर -42 प्लस 7y आया, ठीक है। अब आप अपने मन से y का मान कुछ भी मान रखें, y का कुछ भी मान रख सकते हैं। हमने y का मान 7 रख दिया। जरूरी नहीं है कि 7 ही रखना है, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 0 1 2 से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ वैल्यू जो है बड़ी वैल्यू आ जाती। अगर आप 0 रखते तो ये पूरा 0 हो जाता, यहाँ कितना बचे जाएगा आपका -42। तो x का एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी -42। लेकिन अगर आप यहाँ पे बड़ी वैल्यू रखते हैं 7, ठीक है, तो आपका फायदा क्या होगा वो देखिए। तो y बराबर 7 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण पे आपने जैसे 3 पर रखा, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। तो हमने क्या किया कि इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 ये है यानी -42। लेकिन हमने क्या कहा कि y की जगह पे आपको क्या रखना है, 7 रखना है। तो y की जगह पे आपने 7 रख दिया। और ये 7 और y का रिलेशन आप जानते हैं कि गुना का होगा, इसीलिए 7 वैसे लिखा।
जब आपने y का मान रखा तो y को मान रखने के लिए आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा कि -42 और ये 7 सॉरी प्लस है बीच में यहाँ, तो प्लस दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका 49। तो आप जब भी माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। यानी आपने y की जगह पे 7 रखा तो x की जगह पे क्या आया मान, x का मान भी आया। इस तरीके से आप चार्ट बना लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया x और ये हो गया y। इसका कम से कम 3 वैल्यू निकाल लेना आप लोगों को। तो आपने y की जगह पे कितना रखा, y की जगह पे 7 रखा, तो x का मान कितना आया, x का मान भी 7 आया। क्लियर है ना, समझ रहे आप मेरी बात। चलिए फिर हम क्या करते हैं, y का मान y की जगह पे फिर कुछ मान रख देते हैं। तो चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है ना। पहले 7 रखा था, अब 6 रख देते हैं, फिर 5 रख देते हैं। तो y बराबर 5। हाँ, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो y समीकरण 3 क्या है, यानी ये है x बराबर -42 पहले से है, ठीक है ना। सॉरी 6 रखिए, डायरेक्ट 5 नहीं रखिए, 6 रखिए। तो प्लस प्लस दे देंगे। अब y की जगह पे आपको क्या रखना है, 6 रखना है। तो 6 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 छके 42 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 छके 42 यानी 6 7 जा 42। तो आपने देखा कि ये दोनों माइनस होके कितना बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तब आपने y की जगह पे क्या रखा, 6, तो x का मान क्या आया, 0 आया। क्लियर है, आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। फिर एक लास्ट वैल्यू रखना है आपको। हमने 5 रखा था, एक इंक्रीज कर जाइए, पहले 6 7 रखा, फिर 6 रखा, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। या आप लोग 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 9 5, हाँ कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके मन पर डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रहे कि ग्राफ वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा ना जाए। ऐसा ना जाए कि आपको ग्राफ बनाना है कि x का मान कहीं 50 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, कहीं 18 आ रहा है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपको ग्राफ जो है, एक तो क्लियर ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ कहीं ऊपर जाएगा, कहीं ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो कोशिश करें कि ग्राफ की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, ठीक है ना। इस बात का सिर्फ ख्याल करना है। अब क्या करें आपको कि y बराबर 5 पुट कर दें, कहा, इन समीकरण, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो आपने देखा कि क्या आ गया आपका, -42 तो पहले से था। अब 7 की y की जगह पे आपको क्या रखना, 5 रखना, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 42 में से 35 को माइनस कर दीजिए, 42 में से 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, फिर यहां भी आपका वैल्यू जो है 7 ही आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या रखा, x का मान, सॉरी y का मान 5 रखा, तो x का मान कितना आया, 7 आया। क्लियर है, समझ रहे आप मेरी बात। तो हमने यहाँ पर से 3 वैल्यू निकाली, चाहे तो और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 3 वैल्यू जो है सफिशिएंट होता है। तो पहले हमने क्या किया, 2 इक्वेशन निकाला वर्ड प्रॉब्लम की मदद से। पहले हमने समीकरण 1 यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट किया। इक्वेशन 1 को जो है हमने किसी एक को अकेला करना, या तो x को या तो y को। तो हमने x को अकेला करना ज्यादा आसान समझा, क्योंकि y के साथ कुछ ना कुछ गुना में नंबर है, कोफिशिएंट है उसका। तो हमने x को नंबर की तरफ भेज दिया, तो x बराबर क्या आ गया, -42 + 7, ठीक है। अब जो है आपको x की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको जो वैल्यू पुट करना है वो y की वैल्यू पुट करनी है। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तब तो x का मान आएगा, x की वैल्यू आएगी। तो आपको x के जगह पे अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार आपको मान पुट करते चलना है, और इस तरीके से आपका रिजल्ट बनके तैयार होगा। तो चलिए आप इसे एक बार उतार लें, फिर इक्वेशन 2 में किस तरीके से बनेगा वो बताते हैं। चलिए अब इक्वेशन 2 से कुछ पॉइंट निकालते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे।
और उस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमने लिखा था कि फ्रॉम इक्वेशन टू, वैसे ही हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए, तो समीकरण 2 क्या है आपका? समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है ना? फिर आप क्या करें कि यहां से आप किसी एक वैल्यू को निकाल लें, यहां से किसी एक वैल्यू को निकाल लें, या तो x को या तो y को। फिर हमने कहा कि x को ही निकालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि y के साथ कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, और y दाईं तरफ क्या था? माइनस में था, तो बाईं तरफ आके क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो इसे इक्वेशन हम लोग फोर्थ कह देंगे। इसे इक्वेशन थर्ड कहा था, इसे इक्वेशन फोर्थ कह देंगे। चलिए, अब यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, और पुट करते चले और हम लोग अपना मान निकालते चलेंगे। चलिए, यहाँ पे एक चार्ट बना देते हैं। ये बनाया x और y का वैल्यू चार्ट, जो आपको भी बनाना है अपनी कॉपी में। 1 2 और 3। तो चलिए, यहाँ पर भी आप अपने मन से कुछ मान रखें। हमने यहाँ 1 2 3 रखना है या 0 से रखना स्टार्ट करें। तो हमने रखा y बराबर 0, समीकरण y बराबर 0 समीकरण 4 में रखने पर है ना, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0, पुटिंग द वैल्यू, यानी लिखिए पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन फोर्थ, पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ क्या है? x इक्वल टू 6 प्लस ये 3, और y की जगह पे आपने 0 रख दिया। तो जैसे ही रखा 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑलरेडी पहले 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 6। तो आपने x y की जगह पे क्या रखा? y की जगह पे 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 6 आ गई, है ना? x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अगर आप एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 3। तो वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगेन y बराबर -1 रख देते हैं समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 क्या है सर? समीकरण 4 है आपका 6 प्लस 3 इंटू -1, है ना? तब आपने देखा 6, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, है ना? यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तब हमें यहाँ पर 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। चलिए, अब आपको क्या करना है कि y की जगह पे आपने क्या रखा? -1 रखा, तो x का मान क्या आया? x का मान 3 आया। ठीक है ना? एक मान और निकाल लें। एक मान और निकाल लें। क्या रख दें? हमने x का मान -2 1 रखा। अब आपका मान क्या है? 2 रख दीजिए, तो आंसर 0 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना? तो y बराबर क्या रख दें? y बराबर -2 रख दें। कहाँ? इन इक्वेशन फोर्थ। इन इक्वेशन फोर्थ में जैसे रखेंगे तो ये क्या है? 6 प्लस 3 इंटू -2, है ना? तो जैसे ही -2 करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। ये हो गया 6, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? तो 6 में से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा? 0। 6 में से 6 माइनस होगा, कितना बच जाएगा? 0। तो आपने y की जगह पे क्या रखा? -2। तो x का मान कितना आया? x का मान भी आया आपका 0। बस इसी चीज को आपको क्या करना है? ग्राफ पे पुट कर देना है। ग्राफ पे पुट करेंगे और आपका ग्राफ वैल्यू आ जाएगी। चलिए, एक इसी को रख के हम लोग दिखा देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे उतार लें, फिर हम लोग ग्राफ पे भी रख के बताते हैं।
आइए इसी एक वैल्यू को लेकर के हम लोग सीखते हैं कि ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा जो है आप लोग खुद से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। सबसे पहले कि अगर एक्सिस की बात करें तो आपने 9 में पढ़ा होगा, तो जब भी हम लोग एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई एक्सिस होगी और ये वाई डैश एक्सिस। तो जब भी हम लोग वैल्यू लेंगे वो वैल्यू हम लोग एक्स से लेते हैं, है ना। इसका मतलब पहली वैल्यू जो है आपकी क्या है, एक्स है। एक्स क्या है 6 और वाई क्या है 0, यानी एक्स के सीधे क्या है 0 यहाँ है, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स क्या है 0 यानी यहाँ, और वाई क्या है 0, सॉरी एक्स 6 है ना, 6 है, वाई 0, तो एक्स के सीधे 0 की तरफ कौन सा लाइन आएगा, यही लाइन आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका एक्स एक्सिस 3, तो एक्स एक्सिस पहले 3 आ जाए, ठीक है ना। और y क्या है -1, तो x3 और y जो है -1, दोनों का सीधा लेना है, तो दोनों का सीधा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी ये बनेगा आपका। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 3 और -1। समझ रहे आप मेरी बात। पहला क्या लेना है, एक्स एक्सिस आपको 3 पे आ गए। उसके बाद y क्या है -1, तो x का और y दोनों का सीधा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस 3 और y -1 का सीधा यहाँ आ रहा है, तो आप यहाँ पॉइंट देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 0 यानी x0 कहाँ है, यहाँ है, x0 यहाँ आ जाएगा, और y क्या है, इसी के सीधे जाना y, इसके सीधे कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, इसका मतलब यहाँ आएगा, है ना, यानी ये बना, ठीक है। तो अब ये जो है आपका एक सीधा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से चला जाएगा, यहां से होता हुआ ये लाइन, ये आपका बोर्ड है इसीलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से सीधा स्ट्रेट लाइन आपका जाके मिल जाएगा। हाँ, बोर्ड है इसीलिए सीधा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बात समझ गए कि आपको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। रिप्रेजेंट इसी तरीके से करना है, पहला आपको एक्स एक्सिस है तो एक्स लेना है, ठीक है, और y अगर 0 है तो x और y के सीधे में जो जहां आएगा वही लिखना। तो x 6 है, y 0 है, तो x के सीधे में 0 y कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो यहाँ देंगे, ठीक है ना। फिर हमने क्या लिया 3 और y क्या है -1, तो -1 x और सॉरी 3 और -1 के सीधा कौन सा लाइन आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर आपका x क्या है 0 यानी 0 ओरिजिन यहाँ आएगा, और y क्या है, तो y -2 है, तो y का 0 x का सीधा क्या आएगा, यानी यहाँ से यहाँ इसका सीधा आएगा, तो यहाँ देंगे, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर है। आई होप आप इस सेशन को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर नंबर 3.1 को जो है 2 और 3 क्वेश्चन बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना हम लोग अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।